मैं अमित, तारक क्लासेज मुरादाबाद शाहपुर से। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों की भर्ती आई है, उसी के बारे में जानेंगे। इसका फार्म 27 दिसंबर 2023 से भरा जाएगा और 16 जनवरी 2024 तक भरा जाएगा। जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं वे इस फार्म को भरें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की भरपूर प्रयास करें। अगर कोई भी अच्छी तरह से अगर प्रयास करेगा तो सिलेक्शन उसका हो जाएगा। आइए इसका नोटिफिकेशन आज हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड गठित किया गया है, जिसका एड्रेस है 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये दिया है और इसकी वेबसाइट दिया है uppb.gov.in पे। आप लोग जाकर इसको फार्म भरेंगे। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या मुख्य बातें हैं। देखिए, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती होगी 2023 का। इसका ग्रेड बैंड के ना 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2000 है। आइए इसमें देखते हैं। पदों की संख्या देख लिया जाए क्या है। अनारक्षित अर्थात जनरल वालों के लिए 24,102 है। EWS कोटा वालों के लिए 6,024 है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 16,264 है। अनुसूचित जातियों के लिए 12,650 हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए 1,204 हैं। कुल 60,244 पद हैं। और आगे देखते हैं क्या इसकी मुख्य बातें। आइए इसका देखा जाए। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि है 27/12/2023 से शुरू हो जाएगी। आप 27 तारीख से आप फार्म भर सकते हैं और अंतिम तिथि क्या है 16/1/2024 तक है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18/1/2024 है। आवेदन शुल्क देख लिया जाए तो कितना है 400 रुपये है। 400 रुपये जमा करना होगा जो इस फार्म को भरेगा। आगे आइए देखते हैं। शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मेन बात ये है। और आगे क्या है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता धारित करनी चाहिए तथा उनके अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र समय उनके पास उपलब्ध होने चाहिए। मतलब फार्म भरते समय शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र ना होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अधिमान अर्हता मतलब आपको कुछ वरीयता दी जाएगी। इसमें क्या होना चाहिए कि अगर O लेवल का प्रमाण पत्र हो कंप्यूटर में, या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर B का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आइए आयु, मेन बात यह है। इसमें आयु देख लीजिए। आयु क्या होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 1/7/2023 को 1/7/2023 को अर्थात बीत चुका है जुलाई, 1 जुलाई को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना हो की हो, अर्थात 22 वर्ष से ज़्यादा ना हुआ हो। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए देख लिया जाए तो क्या है 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात वो 25 वर्ष से ज़्यादा उनकी उम्र ना होनी चाहिए। अर्थात जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले ना हुआ हो और 1 जुलाई 2005 के बाद ना होना चाहिए।
लेकिन इसमें कुछ जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में कुछ छूट दी जाएगी। ठीक है, और आगे है चरित्र है, और आगे वैवाहिक स्थिति सब है, शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए। लिखित परीक्षा होगी, आइए यही मेन है, इसमें भी देख लिया जाए क्या क्या बात कही गई है। कहा गया है ऐसे अभ्यर्थी जिनका आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे वे ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र रखे जाएंगे, अर्थात 4 विकल्प दिए जाएंगे, आपको उसमें से एक विकल्प सही करना होगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, समय 2 घंटे का होगा, और इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता अर्थात गणित, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता अर्थात रीजनिंग। ये 4 पार्ट होंगे, सामान्य अध्ययन के, सामान्य हिंदी के, गणित के और रीजनिंग के होंगे, तर्क शक्ति जिसे कहेंगे। अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। अब आरक्षी भर्ती में निम्नावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात सही उत्तर से भी 0.5 आधा नंबर काट लिए जाएंगे। यह लिखित परीक्षा OMR बेस पर आधारित रहेगी। चलिए और आगे देखते हैं। अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा हो गई। अभिलेखों को समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा भी होगी। आइए और आगे शारीरिक मानक परीक्षा में क्या क्या हो। देखिए, सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 168 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए सामान्य वर्ग के, अन्य पिछड़े वर्ग को और अनुसूचित जातियों की। जबकि अनुसूचित जनजातियां क्या हैं, उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। सीनियर में क्या है, समान अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए ये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए रहेगा और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होगा, और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होगा। जबकि महिलाओं के लिए ये नहीं होगा। अगला है महिलाओं की ऊंचाई क्या होनी चाहिए। समान अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा, अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो आहाकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में आर्य होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी।
दौड़ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस किया जाएगा, करेंगे तो आप लोग सफल होंगे। वे अभ्यर्थी जो विहित समय में के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड पर आधारित की जाएगी। चलिए, चयन एवं अंतिम योग्यता सूची। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों को एक चयन सूची आरक्षण नीति के दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा और इस बोर्ड पर वेबसाइट पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित की जाएगी। बोर्ड में प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। इसमें अगर देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी अर्हता यदि कोई हो रखते हों। अधिमान अर्हता जो ऊपर रखी गई थी, 1 से अधिक अधिमान अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमान अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। जैसे कोई बी सर्टिफिकेट एनसीसी का रखा है और कोई एक्स्ट्रा सेना में 2 साल की कोई सर्विस भी किया है तो दोनों में से एक ही माना जाएगा। आइए दूसरी बात क्या कही गई, इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का अंक समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान किया जाएगा। जिनकी उम्र ज़्यादा होगी, दोनों में से समान योग्यता समान नंबर होने पर तो उनको वरीयता दी जाएगी। तीसरी बात यह, उपयुक्त विचारों के बाद भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का अंक एक समान हो तो अभ्यर्थियों के अधिमान या अवधारणा हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। देखिए, आरक्षण व आयु सीमा में छूट किसको कितना मिलेगा वो प्रोफार्मा नीचे दिया गया है। देखो, लंबोत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगा। महिलाओं के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 2 के शासन अनुदेश संख्या ये है, देख लीजिए आप लोग रोक के। आइए आगे देखिए, अनुसूचित जाति के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगा। उन्हें कौन सा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र प्रारूप नंबर 1 बना होना चाहिए और प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम अधिकारी जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 ही वर्ष है, उनको भी जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 को रखना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष है, इन्हें जाति प्रमाण पत्र प्रारूप संख्या 2 का प्रोफार्मा भर के जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार से प्रमाणित कराना होगा। आइए कमज़ोर वर्गों के लिए देख लीजिए, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए भी देख लीजिए। भूतपूर्व सैनिकों को भी 3 वर्ष की छूट मिलेगी। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग, यह है क्या दिया है। उत्तर प्रदेश 5वां देख लीजिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण में अधिनियम 1994 में समय समय पर यथा संशोधन जो किए गए हैं। अनुसूचित 2 के अनुसार ओबीसी के लिए अनुसूचित 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। जो क्रीमी लेयर में होंगे उनकी
मान्य नहीं होगा। महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उनके पिता के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र होगा वही मान्य होगा। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मतलब दो जाति प्रमाण पत्र बनता है, एक केंद्र का एक राज्य का। तो केंद्र वाला मान्य नहीं होगा, राज्य वाला आपको बनवाना पड़ेगा। और क्या है, शैक्षिक आरक्षण संबंधी अन्य प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके आप उसमें आधार कार्ड से डिजिलॉकर वेरीफाई हो जाएगा। उसमें आप ये प्रमाण पत्र जो भी आपके पास हैं, हाई स्कूल, जाति प्रमाण पत्र जो भी हैं, आय प्रमाण पत्र जो भी होगा उसमें आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए इसमें दिया गया है, अभ्यर्थियों की अपेक्षा की जाती कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु से छूट संबंधित तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजिलॉकर पर उपलब्ध हों उन्हें डिजिलॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजिलॉकर पर उपलब्ध न हो उनकी प्रति स्कैन पर अपलोड करें। हम लोग क्या लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। पहला है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा? सामान्य विज्ञान रहेगा, भारत का इतिहास रहेगा, भारत का संविधान रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगा एवं संस्कृत रहेगा, भारतीय कृषि रहेगी, वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीय भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं से संबंध में विशिष्ट जानकारी से क्वेश्चन आएंगे। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से भी क्वेश्चन रहेंगे। मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण तथा उनका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्त्र एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानियाँ, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। यहाँ से जनरल नॉलेज के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आइए हिंदी सिलेबस देख लिया जाए जो मेन है, यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। इन्हीं टॉपिकों को टॉपिक वाइज अध्ययन करने पर ही। समान हिंदी रहेगा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से क्वेश्चन रहेगा। दूसरा नंबर हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान में क्या क्या रहेगा? हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लौकिकतियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि से क्वेश्चन रहेगा। तीसरा का है अपठित बोध रहेगा, अपठित गद्यांश रहेगा, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पी के रूप में। चौथा रहेगा प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं से रहेगा। हिंदी भाषा में पुरस्कार से क्वेश्चन रहेगा, विविध से क्वेश्चन रहेगा हिंदी से। अब आइए गणित से क्या पूछा जाएगा? संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। इसमें का में दिया है, खंड के रूप में दिया है। का मतलब संख्यात्मक योग्यता,
न्यूमेरिकल एबिलिटी में से क्या रहेगा, नंबर सिस्टम से रहेगा, संख्या पद्धति से रहेगा, सरलीकरण रहेगा, दशमलव और भिन्न रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक रहेंगे, अनुपात और समानुपात रहेंगे, प्रतिशत रहेगा, लाभ और हानि से क्वेश्चन रहेंगे, छूट से रहेगा, साधारण ब्याज से रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन रहेंगे, भागीदारी से रहेगा, औसत से रहेगा, समय और कार्य से रहेगा, समय और दूरी से रहेगा, सारणी और ग्राफ का प्रयोग से क्वेश्चन रहेगा, मेंसुरेशन रहेंगे, मेंसुरेशन में वही वृत्त, शंख, गोला, इन सब से क्वेश्चन रहते हैं। अंकगणितीय संगणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों से क्वेश्चन रहेगा, विविध से रहेगा। अगला है खा, मानसिक योग्यता में क्या रहेगा, तार्किक आरेख रहेगा, संकेत संबंध विश्लेषण रहेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध से क्वेश्चन रहेंगे, शब्द रचना परीक्षण से रहेगा, अक्षर एवं संख्या श्रृंखला से रहेगा, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता से क्वेश्चन रहेंगे, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण रहेगा, दिशा ज्ञान परीक्षण रहेगा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण भी रहेगा, प्रभावी तर्क रहेगा, अंतर्निहित भावों की विनिश्चय करना, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा। आइए को चौथा पार्ट है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थात रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग से क्वेश्चन कहाँ का क्या पूछे जाएंगे, देखिए निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, एटीट्यूड टूवर्ड्स द फॉलोइंग से क्वेश्चन रहेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट जनहित से क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगी। कानून एवं शांति व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। सांप्रदायिक सद्भाव से रहेंगे, अपराध नियंत्रण से रहेंगे, विधि का शासन से रहेंगे, अनुकूलन की क्षमता से क्वेश्चन रहेंगे, व्यावसायिक सूचना या बेसिक स्तर की, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता से क्वेश्चन रहेंगे। ये रीजनिंग के तहत रहेंगे। सब क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बहुत इजी हैं, पढ़ने पर सब आ जाते हैं कोई भी। और में क्या रहेगा, संबंध व आंशिक समानता से क्वेश्चन रहेंगे। असमान को चिन्हित करना होगा, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण होगा, संकेत लिपि एवं सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। तार्किक क्षमता पे आइए देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। समरूपता या समानता से क्वेश्चन रहेंगे, भिन्नता से रहेंगे, खाली स्थान भरना होगा, समस्या को सुलझाने से होंगे, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंगगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंगगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनसे संबंधों में सामंजस्य की क्षमता से क्वेश्चन रहेंगे। ये सब टॉपिक काफ़ी हैं, लेकिन इसमें सब टॉपिक एक एक दिन 1-1 घंटा 2-2 घंटा आप लोग देख लेंगे,
कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको 1 घंटा 2 घंटा देख लेंगे तो उसमें आपकी समझ बराबर आ जाएगी। ये प्रारूप एक है जो अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, और ये प्रारूप 2 है पिछड़े वर्गों के लिए जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए लास्ट डेट तक। और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है, आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए है, कार्यालय ज्ञात संख्या है। हाँ दोस्तों, ये हो गया, हम लोग पूरा नोटिफिकेशन देख लिए, मुख्य मुख्य बातें नोटिफिकेशन की। अब आप लोग अगर विस्तृत रूप से अगर है तो डाउनलोड करके उसमें देख लीजिए और अपना फार्म भरिए, और आप लोग मन लगा के जुट जाइए, कठिन परिश्रम करिए, सफलता अवश्य मिलेगी और आप लोग सक्सेस होंगे। भर्ती काफ़ी है, 60,244 पद हैं और महिलाओं के लिए 20% में आरक्षण भी दिया गया है। अतः जो भी व्यक्ति अपने भविष्य को इस क्षेत्र में लाना चाहता है तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। आप लोग, मेरे चैनल पर कुछ वीडियो डाले गए हैं और आगे डाले जाएंगे। आप लोग जो नए हमारे चैनल पाएँ उसे लाइक और सब्सक्राइब करके कर दीजिए।